गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 8 की विज्ञान का 3rd चैप्टर बल तथा दाब पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें पहला बिंदु है बल। बल भौतिक विज्ञान का एक वह बिंदु है जिसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत बार दोहराते हैं, बहुत बार उसमें देखते हैं। बहुत सारे काम हम जो किताबों से अलग हटकर भी करते हैं। जैसे बल की एक छोटी सी परिभाषा है, इसको हम पढ़ते हैं किताबों में ऐसे: बल एक धक्का या खिंचाव है। बल एक धक्का या खिंचाव है जिसको वास्तव में हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल के ऊपर कोई बॉक्स रखा है। अब ये बॉक्स अपनी स्थिर अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि इस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाएं। बाह्य बल लगाने के बाद इसकी स्थिति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपने इस बॉक्स को इस साइड खींच लिया। अब जब खींच लेंगे तो ये पहले जिस स्थिति में रखा था उस स्थिति में नहीं रहेगा, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेगा, अपनी जगह से हट जाएगा। जब अपनी जगह से हट जाएगा जी तो इसका मतलब इस पर हमने बल लगाया, और हमने अगर इस पर बल लगाया है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। बल वह राशि है जिसमें विस्थापन और दिशा दोनों होती है। बल हम हमेशा एक ही दिशा में लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि हम पृथ्वी पर चलने का प्रयास करते हैं, पृथ्वी पर हम चलते नहीं, पृथ्वी को हम पीछे खिसकाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, हमारा द्रव्यमान कम है। तो जब हम चलते हैं तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो हमको धकेल देगा। तो अधिक द्रव्यमान के कारण पृथ्वी हमको आगे खिसका देती है, इसलिए हम चल पाते हैं, हम चलने का प्रयत्न करते हैं। अब बात करते हैं ये जो बल है, इस बल में दिशा भी रहेगी, दिशा व परिमाण दोनों रहेंगे, दोनों होते हैं। अब बात करते हैं परिमाण शब्द और दिशा शब्द। देखो बल, इसको हम इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहां जो दिशा की बात कर रहे हैं, ये बल जो है एक सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशियों में दिशा होती है। जैसे हमारी कमान से निकलने वाला तीर एक ही दिशा में कार्य करता है। जब वो एक ही दिशा में कार्य करेगा तो वो एक तो दिशा में चल रहा है। जब कमान से हम तीर को छोड़ेंगे तो वो एक ही दिशा में जाएगा। अब एक दिशा में जब वो जा रहा है तो कार्य भी कर रहा है, तो वहां होने वाला कार्य यानी कि परिमाण और होने जिस दिशा में जा रहा है वह दिशा, जिस कार्य में ये दोनों चीजें होती हैं वह आपकी सदिश राशि होती है। अब इस बल के बारे में, ये बल के बारे में जो चर्चा की थी वो सर आइजक न्यूटन ने मे बी 1782 के आसपास की थी। इसी कारण जब न्यूटन ने इसके बारे में समझाया था कि बल एक कोई राशि है जिसको भौतिक विज्ञान में हम अपने भौतिक जीवन में बहुत यूज करते हैं, इसीलिए इस बल की जो क्वांटिटी मानी गई है, बल का जो मात्रक माना गया है वह न्यूटन ही माना गया है। सर आइजक न्यूटन के नाम से ही इसका मात्रक न्यूटन हो गया। अब इस चैप्टर में दूसरा शब्द एक और दाब भी है। दाब को हम जब ही पढ़ेंगे जब हम इस बल के बारे में ठीक से जान लेंगे। बल, जब न्यूटन ने इस बल के बारे में समझाया तो उन्होंने इस चीज के 3 नियम दिए थे। पहला नियम उन्होंने समझाया था कि अगर आप किसी वस्तु को उसकी स्थिति में या उसकी दिशा में परिवर्तन करना चाहते हो तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल लगाएं, तभी आप उसकी दिशा में परिवर्तन कर पाएंगे। मतलब कहने का बुक के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं हम कि अगर हम जब तक हम किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाएं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो उसका पहला नियम था। दूसरा नियम था कि किसी वस्तु का जो बल होता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर
ma। तीसरा उन्होंने ये बताया था बल के बारे में ही कि किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल लगाती है। इसको हमने क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहा था। जैसे आप मान लीजिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे गेम भी होते हैं कि आपने जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो हम लंच टाइम में या कोई गेम पीरियड में एक गेम हमारे ये आचार्य जी आपको सिखाते हैं, वो रस्सी का गेम होता है। उसमें क्या होता है, दो पार्टीशन बना दिए जाते हैं, एक तरफ आधे बच्चे एक तरफ होते हैं, आधे बच्चे एक तरफ होते हैं, तो उस रस्सी को खींचते हैं। अगर दोनों तरफ से बल जो आपका लग रहा है वो बराबर अगर रहता है तब तक तो आपका जो रस्सी का मेंटेन है, रस्सी का जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा। जैसे ही एक साइड में बल अधिक लगेगा दूसरी साइड का बंदा गिर जाएगा। अब जो ये आपका जो था ये थर्ड लॉ था एक्शन रिएक्शन का, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का। आपने इस बल के बारे में दूसरी चीज एक और पढ़ी थी कि बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संतुलन, नंबर दो असंतुलन, यानी कि बैलेंस और अनबैलेंस। बेटे बैलेंस में क्या होता है, जैसे आपने कई बार दुकान पे जाते हैं, आप दुकान पे कहते हैं दुकानदार से जाके भाई साहब 1 किलो चीनी दे दो हमारे लिए। अब जब चीनी आप खरीदते हैं तो वो दुकानदार क्या करता है, आपको अपनी तराजू की में एक साइड 1 किलो का बाट रखता है और एक साइड चीनी रखता है, और चीनी में जब तक चीनी डालता रहता है जब तक कि बाट का और चीनी का जो वजन है वो इक्वल ना हो जाए। ये तो हुआ बैलेंस, ये हुआ बैलेंस। अब आप मान लीजिए कि आप किसी चक्की पर या कहीं और आप अपना बैलेंस तोलने गए और एक साइड आपने 70 किलो या 80 किलो या 50 किलो वजन रख दिया और आप में 35 किलो वजन, तो आप बाट नीचे हो जाएगा, आप ऊपर पहुंच जाएंगे, तो यानी कि वो हो गया अनबैलेंस। जैसे एक उदाहरण और ले लें, जैसे आपको कई बार आपके पापा या मम्मी या आपका बड़ा भाई खेत पर भेज देता है कि बेटा आप जाओ वहां से थोड़ा सा खेत में चारा रखा है उसको सर पर रख कर ले आओ। आपकी जितनी कैपेसिटी रहेगी, सपोज कीजिए आपके अंदर 55 किलो वजन है, तो आप 50 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम हैं। अगर आपके ऊपर 75 किलो का वजन रख दिया जाता है तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, और मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आप उस बैलेंस को रोक नहीं पाएंगे, उस चीज को रोक नहीं पाएंगे और आप अनबैलेंस हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे। तो उस चीज को बैलेंस और अनबैलेंस बल को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सर आइजैक न्यूटन ने इस बल के बारे में जब ठीक तरीके से बताया था तो उन्होंने उन्हीं के नाम से इसका मात्रक भी बना दिया गया था न्यूटन। बैलेंस और अनबैलेंस दो चीज हमने पढ़ ली। बल की मैंने आपको बताया बल में परिमाण और दिशा दोनों रहती हैं। जब तक दिशा नहीं होगी और परिमाण नहीं होगा तब तक वह राशि आपकी सदिश नहीं होगी। राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं वह सदिश राशियां कहलाती हैं, और जिनमें सिर्फ दिशा होती है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह राशियां आपकी अदिश राशियां होती हैं। यानी कि एक ही काम उनमें हो रहा है जिसमें आपके दोनों काम रहेंगे, दिशा भी हो और परिमाण भी हो। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कमान से निकलने वाला तीर वह आपकी सदिश राशि कहलाती है, क्योंकि आपने कमान से जो तीर निकाला वो एक ही दिशा में जाएगा, और एक ही दिशा में जाएगा तो कुछ कार्य भी करेगा। जब कार्य करेगा और एक दिशा में होगा तो वह राशि आपकी सदिश कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे डीपली कि F बराबर m ए जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अब इसके अनुसार आप मान लीजिए आपसे कोई बल की विमा पूछ ले कि बल की विमा बताओ। देखो बेटे ये दो चीजें होती हैं, हम पढ़ते हैं मात्रक और एक विमा, डायमेंशनल फॉर्मूला और एक यूनिट। दोनों चीजों में बहुत ही समानता है, लेकिन एक वर्ड को तो हम अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं और एक को हम पढ़ लेते हैं हिंदी में। जब तक हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तब तक तो वह रहेगा मात्रक। जैसे ही हम आएगा डायमेंशन वर्ड में वहां हो गया इंग्लिश, जैसे ही हम डायमेंशन में आ गए वह हो गया आपका इंग्लिश में। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और मात्रक क्या होता है। मात्रक में आपको बताया
अध्यापक ने क्लास में पढ़ाते हुए बताया होगा, बेटा ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है ये। अब इस जो मीटर है उसको हम लेंथ भी तो कहते हैं, और लेंथ को एल से प्रदर्शित करते हैं। जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो हम एल का यूज करेंगे, जब हम मात्रक लिखेंगे तो हम एम का यूज करेंगे। दोनों वर्ड जैसे हुए, एक ही चीज से मिलकर बने, तो हमें एक ही काम करना है। जब डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय राशि में पहुंचेंगे तो हम उसके इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे, और जब हम मात्रक में रहेंगे तो हम एम का यूज करेंगे, जो उसका हिंदी वर्ड। वहां हम एम की जगह हिंदी में मीटर भी लिख सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंट। अब बात करते हैं इसकी। अब ये देखो, ये द्रव्यमान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान जो शब्द है, द्रव्यमान को हम इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। और मास जो शब्द है वह एम से स्टार्ट होता है, तो हम इसके लिए द्रव्यमान को कैपिटल एम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कैपिटल एम। अब ये जो वर्ड अगला लिखा हुआ है ए, ये ए जो है बेटे ये त्वरण है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एसिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिलेशन। अब त्वरण हम जानते हैं, अभी हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे आगे जाके, कि त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल और वेग परिवर्तन। अब हमें इस त्वरण ज्ञात करने के लिए पहले तो पता रहे कि वेग क्या चीज है और समय क्या चीज है। अब हम जानते हैं कि देखो, आपने पढ़ा है, मैथ में भी पढ़ रखा है आपने, और फिजिक्स में भी पढ़ा है, और भी कई सब्जेक्टों में फॉर्मूले पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वेग और चाल एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। तो आपने देखा कि वेग दूरी बटे समय। अब दूरी क्या चीज है? दूरी के बारे में हम देखें, दूरी क्या चीज है? दूरी एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को जो हम नापते हैं तो किलो में तो नापते हैं ना, कि 5 किलो दूरी चल रही है। हम डिस्टेंस को नापते हैं हम मीटर में, और मीटर को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। तो ये दूरी जो डिस्टेंस है इसके लिए हम लिखेंगे एल। क्या लिखेंगे? एल। अब नीचे जो लिखा रहेगा समय होता है आपका टाइम, इसको लिखेंगे टी। और डायमेंशनल फॉर्मूले में कभी भी वैल्यू को हम अपॉन में नहीं लिखते। नीचे वाली सारी चीजों को उठाकर ऊपर ले जाओ। अब जो नीचे प्लस में दे रखी है, जैसे ही हम उनका पक्षांतर करते हैं, पक्षों में अंतर करते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उनकी जो वैल्यू रहेंगी प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है। तो ये एल ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो मैं पुनः वही वापस आ जाऊंगा, मैंने आपको वेग के बारे में बता दिया, अब मैं दोबारा से वहीं आ जाऊंगा। यानी कि त्वरण की जो डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बनाया वो बना एल टी माइनस 1। और ये यहां से आपकी रहेगी एम, और त्वरण की बन गई एल टी माइनस 2। ये हो गया आपका एम एल टी माइनस 2। अब आपने बल की विमा को बना लिया एम एल टी माइनस 2। अब जब आप दाब की बात करेंगे, दाब में क्या पढ़ेंगे आप? P बराबर F अपॉन A। P बराबर F अपॉन A। जब आप F की विमा MLT माइनस 2 बना चुके हैं, F की विमा बना चुके हैं, और नीचे आपका जो A दे रखा है वो क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा आप पता करेंगे, फिर इसकी F की विमा पता करेंगे। F की विमा पता कर रखी है आपने, तो इस A की विमा पता करनी है आपको। F की विमा वहीं लगा देंगे, इसकी ऊपर लग जाएगी। ये आगे अगले वाले बिंदु में बताऊंगा मैं आपको। जो दाब है, दाब के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। दाब क्या चीज है? देखो, जैसे आपने कई बार देखा है कि आप एक छोटी सी कील को लेते हैं, छोटी सी जो कील लेते हैं उसको आप दीवार में जब गाड़ते हैं, दीवार में उसको ठोकते हैं, तो उसको आसानी से ठोक पाते हैं। और वही कार्य आपको एक मोटी सी कील दे दी जाए तो दीवार में उसको ठोकने में आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्यों?
जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा बल की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जैसे जैसे क्षेत्रफल कम रहेगा वैसे ही बल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको एक पेड़ उखेड़ने को दे दिया, नहीं उखेड़ पाते, एक कील उखेड़ने को दे दिया, उखेड़ लेते हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी और वहां लगने वाला क्षेत्रफल बराबर ही होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन पर एक कुली होता है और कुली बहुत सारा बोझा अपने सर पर लेकर घूमता रहता है। आपने उसमें कुछ देखा है कि वो 4 बॉक्स अपने सर पर रख लेता है, लेकिन उसको बॉक्स रखने से पहले अपने सर पर एक वह रखता है, छोटा सा कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज रखेगा जिससे कि उसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर रहे, उसका क्षेत्रफल का विस्तार हो जाए। और क्षेत्रफल का विस्तार हो जाएगा तो बहुत सारा वजन अपने सर पर आसानी से लेकर घूमता रहेगा। आप कोई भी कपड़ा अपने सर पर बगैर रखे थोड़ा सा भी वजन लेकर नहीं चल पाते, क्योंकि क्षेत्रफल का विस्तार नहीं होता, और क्षेत्रफल का विस्तार नहीं होगा तो आप उस वजन को मेंटेन नहीं कर पाओगे। वजन को मेंटेन करने के लिए आपको उस एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमें दीवार में कील ठोकने में आसानी रहती है, और वही कार्य आपको किसी खाली जगह पर मोटा सा कोई भारी सा बड़ा पेड़ है उसको ठोकने में आसानी नहीं रहती, क्योंकि वहां क्षेत्रफल ज्यादा होता है और बल कम। जहां क्षेत्रफल बढ़ जाएगा वहां बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो आप उसको ठोक ही नहीं पाओगे। तो यह है आपका दाब। इस बल के बारे में हमने पढ़ा। अब इस दाब के बारे में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।